हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल आपके। उम्मीद करता हूं जबरदस्त होंगे। देखो, आज आपका टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है अकाउंट्स ऑफ जनरल इंश्योरेंस कंपनीज। लास्ट सेशन में हमने खत्म किया था आपका अकाउंट्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज। तो अब है आपका जनरल इंश्योरेंस कंपनीज। देखो, जनरल इंश्योरेंस कंपनी के केस में मैंने आपको बताया था टोटल 5 टाइप्स के बिजनेस होते हैं। वैसे तो जो मेन टाइप्स होती हैं वो 3 ही होती हैं, बट यूजुअली 5 टाइप्स के बिजनेस एक आपकी जनरल इंश्योरेंस कंपनी के अंदर होते हैं डियर। तो यहां पे पहले मेरे साथ ना टॉपिक्स लिख लो, कौन कौन से प्रैक्टिकल टॉपिक्स आपके जनरल इंश्योरेंस कंपनीज में कवर होने वाले हैं। तो यहां पे प्लीज राइट इट डाउन मेरे साथ। जो टॉपिक्स आपके कवर होंगे एक एक करके हम उसको कवर करते चलेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ। राइट, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग प्लस एग्जांपल्स और प्लस आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ। तो यहां पे लिखो मेरे साथ, टॉपिक्स टू बी कवर्ड। टॉपिक्स टू बी कवर्ड। जो टॉपिक्स आपके यहां पे कवर होने वाले हैं, पहला टॉपिक इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं डियर, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स। बेसिक कॉन्सेप्ट्स। दूसरा, बेसिक कॉन्सेप्ट में मात्र आपको 2 से 3 मिनट लगेंगे करने में, ये आपका यहां पे समझ में आ जाएगा। ठीक है। दूसरा, जो पहला प्रैक्टिकल टॉपिक आपको पढ़ना है डियर, वो है आपका कैलकुलेशन ऑफ क्लेम्स टू बी शोन इन रेवेन्यू अकाउंट। सर, ये रेवेन्यू अकाउंट क्या होता है, समझेंगे आगे जाके क्या होता है। पहले टॉपिक सारे लिख लो एक बार। थर्ड टॉपिक जो हमें कवर करना है वो है आपका अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व। अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व ये क्या होता है, ये भी आगे जाके समझेंगे, आज की क्लास में ही कवर हो जाएगा। ठीक। उसके बाद डियर चौथा टॉपिक, फोर्थ टॉपिक, टॉपिक नंबर 2 इन डिटेल। हाँ सर, ये क्या है। जो आपका सेकंड टॉपिक है उसकी बेसिक कैलकुलेशन हम आज सीख लेंगे, लेकिन डियर जो टॉपिक नंबर 2 है उसके अंदर और भी कुछ डिटेल्स होती हैं क्वेश्चन के अंदर जो प्रैक्टिकली आपके सामने आ सकती हैं। तो वो हम कवर करेंगे आपके फोर्थ पार्ट में। ठीक है। इसके बाद डियर, इसके बाद है आपका आखिरी टॉपिक जनरल इंश्योरेंस कंपनीज का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज। ठीक है। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर, इसके अंदर आपको 4 चीजें कवर करनी है। पहली, आपको कैलकुलेशन सीखनी है प्रीमियम अर्न्ड की, प्रीमियम अर्न्ड। उसके बाद बनेंगे इसमें 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। पहला आपका रेवेन्यू अकाउंट, दूसरा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और आखिरी में बनेगी आपकी बैलेंस शीट। डियर, ये सारे जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं आपको कवर करने हैं, ये हैं आपके प्रैक्टिकल आपके जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर। अब एक बार वीडियो पॉज करके इसको जल्दी से 10 सेकंड का टाइम देता हूं आपको, इसको वीडियो पॉज करके जल्दी से नोट डाउन करो, फिर मैं आपको लेके चलता हूं आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे। राइट, प्लीज नोट इट डाउन जल्दी से, वीडियो पॉज करके प्लीज पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन। आई होप आपने इसको लिख लिया है, आई होप यू नोटेड इट डाउन। ऑल राइट डियर, अब आ जाओ मेरे साथ आपके पहले टॉपिक पे, विच इज आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो यहां पे मेरे साथ एक छोटा सा हेडिंग डाल लो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स का। बेसिक कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहला टॉपिक आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स। देखो, जो आपकी जनरल इंश्योरेंस कंपनीज होती है ना, यहां पे लिखो मेरे साथ, अकाउंट्स ऑफ जनरल इंश्योरेंस कंपनीज। जनरल इंश्योरेंस कंपनीज, उस केस में जो आपके बिजनेस होते हैं डियर, बिजनेसेस, वो मेनली 3 टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं।
जिसमें से आपका जो पहला टाइप होता है, पहला टाइप वो हो सकता है आपका फायर इंश्योरेंस बिजनेस, फायर इंश्योरेंस बिजनेस का, जो कि एक रिस्की टाइप का बिजनेस होता है। दूसरे टाइप का आपका बिजनेस हो सकता है आपका मरीन इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस बिजनेस। फायर इंश्योरेंस में आप जानते हो आग लगने का केस होता है, जिसमें स्टॉक का भी लॉस हो सकता है, या फिर आग से नेचुरल कुछ लॉस हो सकता है, आपके प्रॉफिट का लॉस हो सकता है, बिजनेस का लॉस हो सकता है। मरीन इंश्योरेंस के केस में आप जानते हो सी वेज जो होते हैं, जो समुद्री रास्ता होता है, उसमें जो आपका जहाज जाता है, यानी कि जो आपका शिप होता है, शिप, उसमें डूबने का खतरा 100% होता है। तो सबसे रिस्की बिजनेस डियर आपका मरीन इंश्योरेंस है, मोस्ट रिस्की बिजनेस, मोस्ट रिस्की आपका जो होता है वो आपका मरीन इंश्योरेंस होता है, इन तीनों कैटेगरी में। अब आखिरी कैटेगरी में डियर आपका बचता है तीसरा पार्ट, को बोलते हैं एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस में आप जानते हो एक्सीडेंट्स के केस में जब कोई भी हानि होती है, कोई भी लॉस होता है, उसको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस बोला जाता है। इसके अलावा कुछ और इंश्योरेंस भी यहां पे कवर हो जाते हैं, सम अदर इंश्योरेंसेस आर ऑल्सो देयर। जैसे कि आपका यहां पे कवर हो सकता है ट्रैवल इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस। इसके अलावा आपका हेल्थ इंश्योरेंस हो सकता है, हेल्थ इंश्योरेंस, या फिर आपका होम इंश्योरेंस भी यहां पे कवर हो सकता है, होम इंश्योरेंस भी यहां पे आपका जो है कवर हो सकता है। ठीक है, अब डियर जो हम पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं विच इज आपका कैलकुलेशन ऑफ क्लेम्स, उस क्लेम्स को समझने के लिए मुझे आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का थोड़ा सा बेसिक्स बताना पड़ेगा, आपके इंश्योरेंस कंपनीज का। तो पहले वीडियो पॉज करके डियर ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट नोट कर लो, बस इतना ही था बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर। मैंने आपको बताया था 2 से 3 मिनट लगेंगे, 3 मिनट भी शायद नहीं लगे, 2 मिनट के अंदर हो गया है। तो इसको एक बार लिखो, फिर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल देता हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, फिर हम शुरू करेंगे आपका पहला प्रैक्टिकल टॉपिक विच इज क्लेम्स की कैलकुलेशन। राइट, क्लेम्स आप जानते हो बिजनेस की लायबिलिटी होती है इंश्योरेंस कंपनीज के केस में। तो एक बार वीडियो पॉज करके इसको आप लिखेंगे, फिर मैं आपको लेके चलता हूं आगे। प्लीज नोट इट डाउन। ऑल राइट डियर, आई होप आपने इसको नोट कर लिया है। अब आ जाओ मेरे साथ आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेसिक्स पे। लिखो, यहां पे हेडिंग डाल दो, यहां पे मेरे साथ हेडिंग डाल दो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज की केस में कौन कौन से फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट में क्या क्या बनाया जाता है, वो हम सीखेंगे आपका यहां पे। तो सबसे पहले डियर जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं इंश्योरेंस कंपनीज के, इंश्योरेंस कंपनीज ये बेस्ड होते हैं दो चीजों पे, दीज आर बेस्ड ऑन, ये आपके दो चीजों पे बेस्ड होते हैं। पहला ये बेस्ड होते हैं आपके आईआरडीए एक्ट पे, आईआरडीए एक्ट 1999। कृपया करके इस पे कंपनीज एक्ट 2013 ना लगाएं, इस पे कंपनीज एक्ट 2013 अप्लाई नहीं होता भैया। ये इंश्योरेंस कंपनी है, नॉर्मल कंपनी नहीं है, इस पे कंपनीज एक्ट अप्लाई नहीं होगा। कहीं तुम इसी के रूल्स इस पे अप्लाई कर दो ना। तो इसीलिए डियर इसके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं वो एज पर आईआरडीए एक्ट 1999 बनाए जाते हैं। तो सर वो कैसे बनेंगे अभी देखेंगे आगे। दूसरा इसके ऊपर अप्लाई होते हैं प्लस, एक तो आईआरडीए एक्ट अप्लाई होता है, दूसरा इस पे अप्लाई होते हैं आपके रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। डियर रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का मतलब ये नहीं है कि इसके ऊपर बेसिक प्रिंसिपल्स अकाउंट्स के अप्लाई नहीं होते, होते हैं। इसका मतलब यहां पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर इंक्लूड्स बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस।
ये तो भैया यूनिवर्सल होते हैं, जो कन्वेंशन होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे कंजर्वेटिव प्रिंसिपल हो गया, अक्रूवल बेसिस हो गया। अरे अक्रूवल बेसिस तो दुनिया में आप ब्रह्मांड में कहीं पे भी चले जाओ, आप पाताल लोक पार कर लो, आप, मैं कह रहा हूं लंका नगरी में घुस जाओ, वहां पे भी अक्रूवल बेसिस अप्लाई होता है, वहां पे भी कंजर्वेटिव प्रिंसिपल अप्लाई होता है बिजनेस के अंदर, विच इज रिक्वायर्ड इन द बिजनेस, जरूरी होता है। तो बेसिक प्रिंसिपल्स तो अप्लाई होंगे ही, और जो आपके रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, जो इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर लगाए जाएंगे, जो भी आपके ट्रीटमेंट्स होता है इन्वेस्टमेंट्स का या फिर बहुत सारे आइटम्स का, वो वहां पे रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के रूल्स अप्लाई हो जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि आईआरडीए एक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे बनवाता है। तो देखो, पहला जो आपका लाइफ इंश्योरेंस कंपनी होती है ना, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की केस में जो पहला अकाउंट होता है डियर, पहला अकाउंट, पहला अकाउंट होता है आपका रेवेन्यू अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट। और मैं आपको बता दूं, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, एक मिनट रुकना डियर, अभी लिखना मत, मैं इसको थोड़ा सा नीचे खिसकाने वाला हूं, प्लीज डू नॉट नोट इट डाउन। मैंने यहां पे एक छोटी सी करेक्शन करने वाला हूं, छोटा सा करेक्शन करने वाला हूं। जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी होती है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं डियर, वो आपके स्केड्यूल ए में बनाए जाते हैं। और लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, उसमें पहला अकाउंट होता है आपका रेवेन्यू अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट। इसको फॉर्म ए, फॉर्म ए आर ए भी बोला जाता है, फॉर्म ए आपका डैश आर ए। यहां पे फॉर्म ए का मतलब है स्केड्यूल ए, शेड्यूल ए, और आर ए का मतलब है रेवेन्यू अकाउंट। दूसरा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यहां पे बनाया जाता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको बोला जाता है फॉर्म ए आपका पीएल। यानी कि फॉर्म ए का मतलब आपका अगेन स्केड्यूल ए, और पीएल का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस। तीसरा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होता है वो होती है आपकी बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। यहां पे भी आपका फॉर्म ए और आखिरी में आपकी बीएस बैलेंस शीट। तो ये तीन शॉर्टकट्स यूज किए जाते हैं आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के केस में होते हैं। लेकिन सर, हम तो जनरल इंश्योरेंस कंपनी का बिजनेस पढ़ रहे हैं। तो कोई बात नहीं, अभी बताता हूं जनरल इंश्योरेंस कंपनी के केस में क्या होता है। तो डियर यहां पे लिखो मेरे साथ, अभी मैं लिखने का टाइम आपको दे दूंगा, पहले मैं पूरा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है? लिखने का टाइम मिल जाएगा आपको। जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी होती है डियर, जनरल इंश्योरेंस कंपनी, जनरल इंश्योरेंस कंपनी के केस में जो फॉलो किया जाता है वो होता है आपका स्केड्यूल बी, स्केड्यूल बी। और यहां पे जो पहला अकाउंट होता है वो होता है आपका अगेन रेवेन्यू अकाउंट, ठीक है? इसमें भी सेम अकाउंट्स होते हैं, पहला रेवेन्यू, दूसरा आपका प्रॉफिट एंड लॉस, और तीसरी होती है आपकी बैलेंस शीट। तो सर ये तो सेम ही हो गया। हाँ कोई बात नहीं, लेकिन यहां पे थोड़ा सा डिफरेंस है। अब यहां पे आपने देखा स्केड्यूल बी था, तो इसको नाम दे दिया जाएगा फॉर्म बी और आर ए। अगेन फॉर्म बी और आपका पीएल, और फॉर्म बी आपका बैलेंस शीट बीएस। बस ये नाम का डिफरेंस है, और कोई डिफरेंस यहां पे नहीं। हाँ कॉन्सेप्ट्स का डिफरेंस है अंदर, बट अगेन सेम आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दोनों कंपनीज की केस में आपके बनाए जाते हैं। फॉर्मेट क्या होता है वो बाद में देखेंगे, अभी बस आपको ये समझना था कि इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाए जाते हैं, उसके अंदर होता क्या है। अब ये क्यों बताया डियर, उसका कारण था आपका ये रेवेन्यू अकाउंट, क्योंकि मोस्टली आइटम की कैलकुलेशन रेवेन्यू अकाउंट से और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेट करती है। तो पहला आइटम जो हम सीखने वाले हैं वो रेवेन्यू अकाउंट का ही एक आइटम होता है, विच इज आपका क्लेम्स की कैलकुलेशन। तो अब मैं आपको टाइम देता हूं 10 सेकंड का, वीडियो पॉज कर लेना और इसको एक बार प्लीज नोट डाउन कर लो। फिर मैं आपको लेके चलता हूं आपकी पहली कैलकुलेशन पे प्रैक्टिकल, विच इज कैलकुलेशन ऑफ क्लेम्स टू बी शोन इन द रेवेन्यू अकाउंट। ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन वीडियो पॉज करके। जल्दी से वीडियो पॉज करो और आप इसको नोट डाउन करो।
ऑल राइट, आई होप आपने इसको लिख लिया है। अब आ जाओ डियर, आगे नीचे वाला पार्ट लिख लो। इसमें ना एक चीज और लिख लेना, मैंने आपको यहां तक तो बता ही दिया है। इन एडिशन, इसके एडिशन में क्या होता है डियर, इन एडिशन एक स्टेटमेंट और बनाया जाता है, ये भी लिख लो। इन एडिशन अ कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट as per accounting standard 3 is also prepared, is also prepared। और डियर ऊपर मैंने आपको बताया था कि ये स्केड्यूल है, स्केड्यूल बी में बनाए जाते हैं। यहां पे स्केड्यूल्स का मतलब होता है नोट्स टू अकाउंट्स, उसमें हम इसको स्केड्यूल कहते हैं। तो यहां पे डियर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो टोटल शेड्यूल्स होते हैं ना, वो आपके 15 होते हैं। 15 में से जो पहले 4 होते हैं, पहले 4 वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस में होते हैं, और जो रिमेनिंग आपके 11 होते हैं, रिमेनिंग 11 वो आपके बैलेंस शीट के स्केड्यूल्स होते हैं। बस 4 ही आइटम होते हैं पीएनएल में, और 11 के 11 आपके बैलेंस शीट में। पीएनएल छोटा सा होता है, बैलेंस शीट बड़ी होती है, रेवेन्यू उससे भी छोटा होता है। तो ये आपका टोटल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की डिटेल्स है। अब वीडियो पॉज करो, 10 सेकंड का टाइम है आपके पास, और इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको लेके चलता हूं आपके पहले टॉपिक पे, क्लेम्स की कैलकुलेशन। डन? क्या आपने इसको नोट कर लिया है? ऑल राइट डियर। हाँ जी, तो अब आ जाओ मेरे साथ आपके अगली कैलकुलेशन पे, यानी कि जो पहला प्रैक्टिकल टॉपिक है आपका, कैलकुलेशन ऑफ क्लेम्स टू बी शोन इन रेवेन्यू अकाउंट। लिखो यहां पे, हेडिंग डाल दो, कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ क्लेम्स टू बी, क्लेम्स टू बी शोन इन रेवेन्यू अकाउंट। मतलब अब ये क्लेम का मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको बता देता हूं डियर, बता देता हूं। देखो, क्लेम्स बेसिकली इंश्योरेंस कंपनी के लिए, जनरल इंश्योरेंस कंपनी के लिए क्या होता है, एक एक्सपेंस होता है भाई। एक्सपेंस कैसे, और एक लायबिलिटी भी होता है बेसिकली। तो ये एक तरफ तो आपका एक एक्सपेंस है, और दूसरी तरफ एक लायबिलिटी बन के पैदा हो रहा है, क्योंकि फ्यूचर में ये आपको पे करना पड़ सकता है, राइट? तो जो क्लेम आपने पे कर दिया वो, और जो क्लेम आपको पे करना पड़ सकता है, वो दोनों इस केस में एक्सपेंस और लायबिलिटी बना के क्रिएट किए जाएंगे, राइट? सर कैसे? तो लिखो यहां पे, एज पर कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, एज, सॉरी इसमें लिखो एज पर कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। जो क्लेम आपने पे कर दिए वो, और जो क्लेम पे करने पड़ सकते हैं, एज पर कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, आप इसमें लिखो जो क्लेम अकाउंट है डियर, क्लेम्स टू बी शोन, टू बी शोन in a revenue account will include, will include, will include claims intimated, will include claims intimated and accepted but not paid, and also claims intimated, intimated but not accepted and paid। सर ये क्या लिखवा दिया आपने, बताता हूं डियर, बताता हूं, बताता हूं। यहां पे मेरे साथ आप एक एंट्री पास करो, एंट्री, claims account debit, claims account debit to claims intimated and accepted but not paid account।
सर इतना बड़ा अकाउंट खोला आपने जनरल एंट्री के अंदर, यस खुलेगा। दूसरा, टू क्लेम्स इंटीमेटेड बट नॉट एक्सेप्टेड एंड पेड अकाउंट। ठीक, एंड पेड अकाउंट। सर इसका मतलब क्या है ये तो बताओ, बताता हूं डियर। मान लो ये है आपका करंट ईयर, ये है आपका नेक्स्ट ईयर। अब करंट ईयर के एंड तक मान लेते हैं आपके पास कुछ क्लेम्स की रिक्वेस्ट आई, कुछ क्लेम की रिक्वेस्ट आई। आप जानते हो इंश्योरेंस कंपनी के पास क्लेम्स की रिक्वेस्ट आती है। तो जो क्लेम की रिक्वेस्ट इसके पास आई उसको इन्होंने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया। तो इसको बोला जाएगा क्लेम्स इंटीमेटेड एंड एक्सेप्टेड। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने पेमेंट नहीं करी, अभी तक उसकी पेमेंट नहीं करी, क्योंकि अभी सर्वे नहीं हुआ कि एक्चुअली में लॉस कितना है। ये जो इंश्योरेंस जिसने लिया था झूठ तो नहीं बोल रहा, यानी कि आपने सर्वे नहीं कराया अभी इंश्योरेंस कंपनी के बिहाफ पे कि कितनी पेमेंट उसको करनी है। लेकिन आपने एस्टिमेट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया है कि यस पेमेंट तो करनी पड़ेगी, बस अभी तक करी नहीं है। तो इसको बोलते हैं क्लेम्स इंटीमेटेड एंड एक्सेप्टेड बट नॉट पेड अकाउंट। ये आपका एक्सपेंस और लायबिलिटी बनके यहां पे पैदा होगा। एक्सपेंस आप जानते हो डेबिट साइड में पैदा होता है, और ये आपकी एक लायबिलिटी बनके यहां पे पैदा हो रहा है एज पर कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। अरे 11th क्लास याद करो यार, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो। आप एंट्री पास करते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। क्या डेटर पैसे लेके भाग गया? नहीं भागा, लेकिन अगर भागा तो आपका नुकसान नहीं होना चाहिए। तो आप प्रॉफिट एंड लॉस को पहले ही डेबिट कर देते हो और अपने जो प्रोविजन है उसको आप क्रेडिट कर देते हो। बस यहां पे आप क्या कर रहे हो, एक्सपेंस के नाम पे आप अपने क्लेम को डेबिट कर रहे हो, क्लेम्स अकाउंट डेबिट, और लायबिलिटी के लिए आप क्लेम इंटीमेटेड एंड एक्सेप्टेड बट नॉट पेड अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हो। आप बात करते हैं डियर दूसरे अकाउंट की, विच इज क्लेम्स इंटीमेटेड। यहां पे डियर आपके पास रिक्वेस्ट आई, रिक्वेस्ट आ गई। अब ये एक ऐसा इंश्योरेंस है जिसमें आपको पेमेंट करनी पड़ गई प्रेशराइज होके। कुछ इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट पहले कर देती है, पेमेंट पहले ही कर देती है डियर, पॉलिसी होती है कंपनी की कि रिक्वेस्ट आते ही पेमेंट आपका डिस्पर्स हो जाएगी। तो कंपनी के पास इंटीमेशन आया, कंपनी ने पेमेंट कर दी, लेकिन अभी एक्सेप्ट नहीं किया कि पेमेंट बनती थी कि नहीं। अरे आप बात को समझो यार भाई, आपने क्या किया है, सॉरी पेमेंट अभी नहीं करी है, मैंने गलत बोल दिया। क्लेम्स इंटीमेटेड बट नॉट एक्सेप्टेड एंड पेड, यानी कि क्लेम आपके पास रिक्वेस्ट रिसीव हो गई है, आपने ना तो उसको एक्सेप्ट किया है ना ही उसको पे किया है। यहां पे नॉट एक्सेप्टेड एंड पेड का मतलब है ना ही आपने उसको एक्सेप्ट किया और ना ही अभी तक पे किया। ठीक, अब डियर एक बात यहां पे ध्यान रखना, एक्सेप्ट करने का मतलब है आपने लायबिलिटी अभी तक क्रिएट नहीं करी, लेकिन फिर भी डियर आपको ये अकाउंट की भी लायबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी, भले ही इसकी पेमेंट बाद में करनी पड़े या नहीं। इसका मीनिंग क्या होता है थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको बताता हूं। देखो, मान लेते हैं आपके पास एक क्लाइंट है, क्लाइंट एक्स। इसने क्या किया, आपको रिक्वेस्ट डाली कि भैया मेरा नुकसान हो गया, मेरे गोडाउन में आग लग गई है और मैं आपको प्रीमियम देता था, मुझे इसका क्लेम दो। तो आपने देखा आग जेन्युइन है और आपने थोड़ा सा जो है रिक्वेस्ट देखी, इसको एक्सेप्ट कर लिया आपने, यानी कि कंपनी ने मान लिया कि हाँ फ्यूचर में आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक, अब ये तो था मिस्टर एक्स। अब दूसरा था मिस्टर वाई। इसकी रिक्वेस्ट आई साल के एंड में, इसने रिक्वेस्ट ही 31 मार्च को भेजी, 31 मार्च को या फिर मान लो 30 मार्च को। तो आपने क्या किया, इंटीमेट तो कर लिया कि हाँ एक रिक्वेस्ट आई है वाई की। अब एक्सेप्ट होने में कुछ दिन का टाइम लगता है, 1 2 4 5 दिन, 1 हफ्ता लग जाता है। तो अभी तक आपने इसको एक्सेप्ट नहीं किया है। ऊपर वाला आपने एक्सेप्ट कर लिया है लेकिन पेमेंट नहीं करी, नीचे वाला तो एक्सेप्ट भी नहीं किया और पेमेंट भी आपने इसकी नहीं करी। तो बस ये दोनों टाइप्स के क्लेम आपने एक्सपेंस और लायबिलिटी बना के यहां पे पैदा कर देने हैं।
तो इसी का नाम था डियर क्लेम्स इंटीमेटेड एंड एक्सेप्टेड बट नॉट पेड, और क्लेम्स इंटीमेटेड बट नॉट एक्सेप्टेड एंड पेड। तो दोनों का केस में यहां पे आप क्या करेंगे, क्लेम्स अकाउंट डेबिट और टू आपके दोनों क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है, अब इसका अमाउंट निकालने के लिए आपको एक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। वो कैलकुलेशन डियर मैं आपको नीचे लिखवाता हूं, पहले वीडियो पॉज करके इसको पूरे को एक बार नोट डाउन कर लो। विद इन 10 सेकेंड्स आपको इसको नोट डाउन करना है, जल्दी से मैं आपको टाइम दे रहा हूं, प्लीज नोट इट डाउन जल्दी से। डन, क्या आपने इसको कर लिया है? ऑल राइट डियर, अब आ जाओ मेरे साथ आगे, यहां पे लिखो मेरे साथ कैलकुलेशन। कैलकुलेशन कैलकुलेशन में आपको क्या करना है, टोटल क्लेम्स पेड, ये जो भी क्लेम्स आपने करंट ईयर में पे किए होंगे डियर, करंट ईयर में, इन करंट ईयर, यहां पे आपको वो क्लेम्स ले लेने हैं। इसमें आपको ऐड करना है, ऐड आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। जो आपके क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है वो यहां पे आपको ऐड कर देना है, मतलब जो साल के एंड में जिनकी पेमेंट पेंडिंग है डियर, वो आपको ऐड कर देने हैं, वो आपको ऐड कर देने हैं। ठीक है, और लेस, लेस यहां से हम लेस कर देंगे आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। यहां पे डियर जो पिछले साल आउटस्टैंडिंग थे, पिछले साल आउटस्टैंडिंग यानी कि करंट ईयर की बिगिनिंग में जो आउटस्टैंडिंग है, ये पिछले साल को बिलोंग करते हैं। अरे आप बात को समझो यार, यहां पे साल के एंड में कुछ पेमेंट पेंडिंग है तो वो करंट ईयर की ना, तो एक्सपेंस तो उसको बनाया जाएगा, क्लेम्स अकाउंट डेबिट टू आपका क्लेम्स इंटीमेटेड। लेकिन जो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है वो प्रीवियस ईयर को बिलोंग करता है, वो इस साल का करंट ईयर का नहीं है, तो वो यहां से उड़ा दिया जाएगा। क्योंकि हो सकता है कि ये जो क्लेम्स आपने पे किए इसमें पिछले साल का भी कुछ पेमेंट आपने कर दी हो, जबकि पिछले साल का आउटस्टैंडिंग पिछले साल को ही बिलोंग करता है, वो इस साल को बिलोंग नहीं करता। ठीक, हाँ जी सर, ये कॉन्सेप्ट आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो फाइनल अकाउंट्स में। अब आखिरी में डियर इसमें से एक चीज आपको लेस करनी है, लेस, लेस री इंश्योरेंस क्लेम्स, री इंश्योरेंस क्लेम्स। सर ये क्या होता है, ये मैंने आपको लाइफ इंश्योरेंस के केस में बताया था कि री इंश्योरेंस का मतलब होता है आपने ये क्लेम्स किसी और के ऊपर रिस्क ट्रांसफर कर दिया है, तो ये क्लेम्स आपको नहीं पे करने, दूसरी कंपनी पे करेगी। रिस्क आपने थोड़ा सा ट्रांसफर कर दिया तो वो आपको यहां से माइनस कर देना, दो चीजें लेस होंगी, निकल के आएगा डियर आपका क्लेम टू बी शोन, क्लेम्स टू बी शोन इन रेवेन्यू अकाउंट, इन रेवेन्यू अकाउंट, ये आपका क्लेम्स आ जाएगा। अब इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन को एक बार करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट का आपको क्लैरिटी हो जाए और आगे के क्वेश्चंस आप कंटिन्यू कर पाए। बट उससे पहले मेरे साथ एक नोट लिखो, नोट, नोट में लिखो डियर, इफ एनी क्लेम्स, if any claim are rejected, then amount of such claims are transferred to insurance fund account, insurance fund account and not claims account, and not claims account। और आखिरी में डियर एक चीज और लिख लो, जो आपके नेक्स्ट ईयर होता है ना, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर डियर, नोट नंबर ये 1 था और ये 2 में लिखो, इन द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर
in the beginning of next year the entry for claims is reversed. The entry for claims is reversed. जो ऊपर आपने एंट्री पास करी थी वो आपकी रिवर्स हो जाती है अगले साल की बिगिनिंग में डियर। ठीक है, इन दोनों का मीनिंग क्या होता है एक बार मैं आपको बता देता हूं। देखो ऊपर आपने क्या किया, क्लेम्स अकाउंट डेबिट आपने एंट्री करी, ठीक, और टू क्लेम्स इंटीमेटेड एक्सेप्टेड नॉट पेड, और आखिरी में इंटीमेटेड बट नॉट एक्सेप्टेड एंड पेड। जब आप नेक्स्ट ईयर में आएंगे तो आप यहां पे क्लेम को क्रेडिट कर देंगे और ये दोनों डेबिट होके खत्म हो जाएंगे। तो एक्चुअल लायबिलिटी तो क्लेम ही था ना, अरे एक्चुअल लायबिलिटी तो आपका क्लेम ही था, बट यहां पे आपने क्या किया, क्लेम को पहले डेबिट किया और बाद में उसको क्रेडिट करके आपने क्या किया, खत्म कर दिया। अब डियर दो क्लेम्स कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिए थे या नहीं भी किए थे, बट वो रिजेक्ट कर दिए कि इनको क्लेम नहीं देना, तो उसमें आपको क्या करना है, उसको आपको क्लेम अकाउंट में ट्रांसफर ना करके इंश्योरेंस फंड अकाउंट में डाल देना है। इंश्योरेंस फंड का मतलब आपके पास बैलेंस बच जाएगा, वो पैसा आपको नहीं देना, वो आपके इंश्योरेंस के फंड में चला जाएगा। ठीक है, बस यही आपका टॉपिक था। ये एग्जाम में नहीं आएगा, एग्जाम में सिर्फ ऊपर वाली कैलकुलेशन आती है जो आपने ऊपर यहाँ पे सीखी। ठीक, और स्टार्टिंग में डियर ऊपर वाली जो एंट्री है वो आपकी रिवर्स हो जाती है, बस यही आपको पॉइंट समझना था। अब वीडियो पॉज करके एक बार इसको नोट कर लो, फिर आपके लेके चलते हैं मैं आपको आपके अगले क्वेश्चन पे, मतलब क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट जो भी है आपके प्रैक्टिकल टॉपिक से रिलेटेड। प्लीज नोट इट डाउन, जल्दी से इसको वीडियो पॉज करके एक बार नोट कर लो। ऑल राइट, आई होप आपने इसको कर लिया है। तो अब आ जाओ मेरे साथ आपके क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आपको क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं आपको डियर क्या दिया है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4, from the following you are required to calculate the loss on account of claim to be shown in the revenue account for the year end 31st December 2026। आपको यहां पे क्या करना है, आपको लॉस निकालना है क्लेम का जो कि रेवेन्यू अकाउंट में दिखाया जाएगा फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31st December 2026। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखते हैं आपको क्या क्या दिया है। सबसे पहले claims intimated in 2025, 26, 24, 24, 26, 26। ईयर जो करंट ईयर है वो है आपका कैलेंडर ईयर 2026, कैलेंडर ईयर 2026। ठीक है, और यहां पे इंटीमेटेड का मतलब है कि इस साल आपने क्लेम को जो है इंटीमेट कर लिया, आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई कि ये आपको क्लेम पे करने पड़ सकते हैं। उसके बाद एडमिटेड कि इस साल आपने एडमिट किया कि हाँ ये इंश्योरेंस हमें पे करने हैं। ठीक है, इस कॉलम को काट दो। ओ सर ये क्या किया आपने, जरूरत ही नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, मैं कह रहा हूं ना, मेरी बात मान लो, एडमिटेड कॉलम की जरूरत ही नहीं है मुझे, क्योंकि जो क्लेम आपने इंटीमेट किए एंट्री के अंदर आपको याद होगा क्लेम्स इंटीमेटेड आता है। ठीक, अब भले वो एक्सेप्ट हुए हो या ना हुए हो, हमें तो पेमेंट देखनी है कि वो पे हुए कि नहीं हुए। तो यहां पे डियर आपको दिया हुआ है पेड इन 2026, 27, 25, 26, 27, 26। अब यहां पे डियर कैलकुलेशन में सबसे पहले क्या आता है, देखो मेरे साथ एक काम करो, फॉर्मेट बना लो, मेरे साथ यहां पे एक फॉर्मेट बनाओ। फॉर्मेट में लिखो, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये आपका 4th, कैलकुलेशन ऑफ क्लेम्स टू बी शोन इन रेवेन्यू अकाउंट, कैलकुलेशन ऑफ क्लेम्स टू बी शोन इन रेवेन्यू अकाउंट। सबसे पहले
यहां पे जो पहला आइटम आता है डियर वो आता है आपका, एक काम करो उसमें पर्टिकुलर्स अमाउंट कर दो, पर्टिकुलर्स और आपका अमाउंट। सबसे पहले टोटल क्लेम्स पेड इन 2026, जितने क्लेम्स आपने करंट ईयर में पे किए वो यहां पे डियर लिख दो, आंख बंद करके बस करंट ईयर में जो आपने पे कर दिए पे कर दिए, बताओ कितने पे किए। पेड इन 26, सर पहला हमने पे किया 15,000, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद ये आ गया 12,000, ये हमने करंट ईयर में पे किया। उसके बाद हमने ये पे किया 26 वाला, ठीक। तो ये टोटल कर दो तीनों का जो आपने करंट ईयर में पे किया है डियर, 15, 12 और 1,02,000। तो यहां पे ऐड करो 15,000 प्लस 12,000 और प्लस 1,02,000, ये क्लेम्स आपने करंट ईयर में पे कर दिए। टोटल निकालो कितना आ रहा है, 15 और 12 27 होता है, 27 प्लस 2 9, 29, 1,29,000, ठीक। 1,29,000 आपने क्लेम्स पे किए। अच्छा, अब इसमें मैं ऐड करूंगा, ऐड करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग यानी कि क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। ध्यान देना मैं यहां पे क्या लिखने वाला हूं, क्लेम्स आउटस्टैंडिंग, क्लेम आउटस्टैंडिंग एट द एंड, एट द ईयर एंड। यहां पे डियर ईयर एंड का मतलब 2026 है, इसमें करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग कैसे आएंगे बात को समझना। यहां पे वो आएंगे जो आपने इंटीमेट किए होंगे 2026 में, इंटीमेटेड इन 2026। अब भले ही आपने उसको एक्सेप्ट किया हो 26 में या 27 में, वेदर एक्सेप्टेड इन 2026 और 2027, ठीक है। तो यहां पे डियर आपने चाहे किसी भी ईयर में उसको एक्सेप्ट किया हो, बस आपका इंटीमेशन जो होना चाहिए वो इंटीमेशन 2026 का होना चाहिए। तो अब क्वेश्चन में जाके चेक करो कि इंटीमेटेड इन 26 आपको क्या क्या दिया है। ये देखो इंटीमेटेड इन 26, एक तो ये हो गया 10,000, ठीक। अब पेमेंट आपने भले ही इसकी बाद में करी हो क्योंकि नॉट पेड आएगा ना, करंट ईयर में आपने उसकी पेमेंट नहीं करी, नॉट पेड, तो इंटीमेटेड बट नॉट पेड। और 26 में इंटीमेट कौन सा, ये वाला 2026, ये भी आपने 27 में पे किया, तो ये भी हो गया आपका करंट ईयर में नॉट पेड। लेकिन डियर 26 में इंटीमेट होने का मतलब है करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। सर एक और है 26 वाला, लेकिन डियर आप इसको पहले ही ले चुके हो ऊपर क्लेम्स पेड के अंदर, तो बस ये वाला यहां पे नहीं लिया जाएगा। अरे 1,02,000 तो आप ऑलरेडी ऐड कर चुके हो यार ऊपर, तो ये इंटीमेट भी 26 में हुआ, पेमेंट भी 26 में हो गई, तो ले लिया हमने, डन। इसको मत लेना आउटस्टैंडिंग में, क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग नहीं है, ये ऑलरेडी पे हो चुका है। हमें चेक करना है जो इंटीमेट हुए हैं लेकिन अभी तक पे नहीं हुए, तो बस वो है आपका एक तो 10,000 और एक आपका 8,000, ठीक है। 10,000 और आपका 8,000, तो आ जाओ यहां पे ऐड कर देते हैं। यहां पे डियर ऐड कर दो 10,000, मैं यहां पे दिखा भी देता हूं 10,000 और प्लस आपका 8,000, 18,000 यहां पे डियर ऐड हो जाएंगे। 9 और 8 17, 2 और 1 3 और 1 4, 1,47,000 आपका आ गया। अब यहां से मैं लेस करूंगा, लेस क्लेम्स आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग। अब यहां पे क्या क्या आएगा लिखो मेरे साथ ब्रैकेट में, डियर यहां पे आएगा इंटीमेटेड इन 2025, जो पिछले साल इंटीमेट हुए थे, पिछले साल, वेदर एक्सेप्टेड इन
2026 और 2027। अब भले ही वो आपने इस साल एक्सेप्ट किए हो या फिर अगले साल पे किए हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर। अगर हमने वो पिछले साल ही पे कर दिए तो पिछले साल पे कर दिए तो आउटस्टैंडिंग किस बात का, वो आउटस्टैंडिंग रहेगा ही नहीं। इंटीमेट और पेड एक ही साल में अगर होता है तो आउटस्टैंडिंग नहीं बचता यार। अगर इंटीमेट पिछले साल हुआ है, हाँ इस साल पे नहीं हुआ, तो वो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग माना जाएगा। ठीक, तो यहां पे डियर देखते हैं आपको क्या दे रखा है। 25 के इंटीमेटेड, 2025 में इंटीमेटेड वाले देखो, चेक करो, मैं ग्रीन कलर से इसको यूज कर रहा हूं। एक तो हो गया आपका पहला, ठीक, लेकिन डियर ये करंट ईयर में आपका पे हो चुका है, ये ऑलरेडी पे हो चुका है। अच्छा, और ये इंटीमेट पिछले साल हुआ था, तो यार इसको आपको यहां से माइनस करना पड़ेगा। आपने देखो ऊपर पेमेंट में दिखा दिया है कि ये आपका क्लेम पे हो गया है, लेकिन ये पिछले साल को बिलोंग करता है क्योंकि इंटीमेट 25 में हुआ था, तो ये आपको यहां से लेस कर देना है। ठीक, और 25 में कब इंटीमेट हुआ ये चेक करो, आपका कहां गया, एक तो ये हो गया, और आपका ये रहा 2024 में क्या बोलते हैं आपका इंटीमेट हुआ था, इसकी पेमेंट आपने 26 में करी है। डियर एक तो यहां पे मैंने एक चीज बताना भूल गया मैं, इसमें ना इन 2025 और अर्लियर लिखो, और अर्लियर, भले ही वो इस पिछले साल इंटीमेट हुए हो या उससे पहले इंटीमेट हुए हो, अगर वो आपने करंट ईयर या उसके बाद पे किए हैं तो वो आपके आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग माने जाएंगे। ठीक है, आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग माने जाएंगे, या तो वो इंटीमेट 25 में हुए हो या उससे पहले हुए हो, तो वो दोनों यहाँ पे काउंट होंगे। तो यहाँ पे देखो 25 से पहले कोई 24 में इंटीमेट हुआ है क्या, यस हुआ है, तो एक तो आपका हो गया ये वाला, यानी कि 2024 में आपका इंटीमेट हुआ लेकिन वो 25 में पे हो चुका है, इसको नहीं लेंगे डियर क्योंकि ये पिछले साल पे हो चुका है। पिछले साल पे होने का मतलब आउटस्टैंडिंग नहीं बचा, लेकिन इंटीमेट 24 में हुआ, करंट ईयर में पे हुआ, तो पिछले साल तक ये आउटस्टैंडिंग था, राइट। तो यहां पे इसको ओपनिंग आउटस्टैंडिंग मान लिया जाएगा, इसको भी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग मान लिया जाएगा। तो ये दोनों हम क्या करेंगे, यहां से लेस कर देंगे 15,000 और आपका 12,000, तो इसमें ऐड कर दो 15 और आपका 12, 15 एंड प्लस आपका 12,000, 27,000 हम यहां से लेस कर देंगे। 27,000 लेस करने के बाद निकल के आ रहा है आपका 1,20,000। अब आखिरी में इसमें से लेस कर दो री इंश्योरेंस बिजनेस या फिर री इंश्योरेंस क्लेम्स, और ये आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है डियर, ऑलरेडी गिवन है, ये आपका 25,000। ठीक है, तो 25,000 यहां पे आप हम कर देंगे यहां से लेस, 25,000 निकल के आ रहा है आपका 95,000 आंसर, और आंसर में आएगा आपका क्लेम्स टू बी शोन, क्लेम्स टू बी शोन इन आपका रेवेन्यू अकाउंट, 95 आंसर। अब वीडियो पॉज करके एक बार इसको प्लीज नोट कर लो, फिर मैं आपको लेके चलता हूं आगे। ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन वीडियो पॉज करके। हाँ जी, डन। आई होप आपने इसको नोट कर लिया है। अब आ जाओ मेरे साथ आगे, अब आ जाओ मेरे साथ आगे आपके अगले टॉपिक पे डियर, अगले टॉपिक पे। हाँ जी, तो अगले टॉपिक का हेडिंग डालो डियर, दूसरा टॉपिक जो हम आज की क्लास में कवर करेंगे दैट इज आपका रिजर्व फॉर, दूसरा टॉपिक है आपका रिजर्व फॉर
रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क। अनएक्सपायर्ड रिस्क, इसका मीनिंग क्या होता है एक बार थोड़ा डिटेल में मैं आपको बता देता हूं। अनएक्सपायर्ड रिस्क, देखो पहली बात तो ये जो अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व है, इट इज एप्लीकेबल ओनली ऑन जनरल इंश्योरेंस कंपनीज। जनरल इंश्योरेंस कंपनीज, ये सिर्फ जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के केस में आपका जो है निकाला जाता है। क्यों निकाला जाता है बताता हूं डियर। देखो मान लो ये आपका करंट ईयर है, 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट हो रहा है और आप एक इंश्योरेंस कंपनी हो। आपने 1 मई, 1 मई को कोई इंश्योरेंस प्रीमियम रिसीव किया, प्रीमियम आपने रिसीव किया और डियर इसकी जो लाइफ थी वो 12 महीने का इंश्योरेंस था। भाई जैसे मान लेते हैं कि आपने कोई कार का इंश्योरेंस किया, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होता है। अब इसकी एक्सपायरी होगी 1 साल बाद की, जो कि 30th अप्रैल 2026 को फॉल करेगा। लेकिन 31 मार्च को क्या होता है डियर, आपका साल खत्म हो जाता है। अब यहां पे 31 मार्च को साल खत्म होने का मतलब ये नहीं है कि 12 महीने बीतने के बाद जो आपकी यहां पे रिस्क है वो कम हो जाएगी। अरे अगर अगले 1 महीने में यहां पे कभी भी जो एक्सीडेंट है वो अकर हो सकता है, एक्सीडेंट कैन अकर। तो यहां पे डियर इवन अगर आपके 11 महीने पास हो भी जाएं, तब भी 31 मार्च की डेट तक आपका जो रिस्क है डियर, वो रिस्क आपका 100% रहता है, क्योंकि एक्सीडेंट आपका कभी भी हो सकता है। तो इसी को बोलते हैं ऐसा रिस्क जो भी एक्सपायर नहीं हुआ उसके लिए रिजर्व आपको क्रिएट करना है। इसीलिए इसको नाम दिया जाता है अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व। ठीक है, तो यहां पे मेरे साथ लिखो, अ लार्ज पोर्शन, अ लार्ज पोर्शन ऑफ प्रीमियम इज केप्ट असाइड, इज केप्ट असाइड, और इसी को बोलते हैं आपका अनएक्सपायर्ड, अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व। रिस्क रिजर्व आईआरडीए कहता है जो आपका मरीन इंश्योरेंस होता है ना, मरीन इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस के केस में 100% प्रोविजन आपको अपने क्लेम्स का बनाना होता है। 100% प्रोविजन फॉर आपका नेट प्रीमियम जो आपने रिसीव किया। और जो आपके अदर बिजनेसेस हैं, अदर बिजनेसेस, चाहे वो आपका फायर बिजनेस हो या फिर कोई और हो, उस केस में 50% रिजर्व की रिक्वायरमेंट आपको पड़ती है। 50% रिजर्व फॉर नेट प्रीमियम, यहां पे भी रिजर्व लिख दो डियर, ये भी आपका रिजर्व ही है। ये जो है ना, ये आपका रिजर्व ही है। 100% रिजर्व आपके मरीन के केस में और 50% रिजर्व अदर बिजनेस के केस में आपको रिजर्व जो है क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, तो यहां पे एक बार वीडियो पॉज करके इसको एक बार नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको लेके चलता हूं आपके थोड़े से आगे आपके कैलकुलेशन पे। प्लीज नोट इट डाउन। डन, आई होप आपने इसको नोट कर लिया है। ऑल राइट डियर, अब आ जाओ आगे। इसमें लिखो मेरे साथ, थोड़ा सा पोर्शन और बाकी है इसका। इसमें लिखो, इसमें लिखो जो आपका रेवेन्यू अकाउंट होता है डियर, रेवेन्यू अकाउंट, हम इस केस में एक एंट्री पास करते हैं। मैं एक काम करता हूं, एंट्री ही लिखवा देता हूं आपको, एंट्री, एंट्री लिखवा देता हूं। इसमें जो एंट्री पास होती है रेवेन्यू अकाउंट डेबिट। अब यहां पे रेवेन्यू कोई सा भी हो सकता है, फायर इंश्योरेंस भी हो सकता है,
मरीन भी हो सकता है और आपका अदर भी हो सकता है, ठीक। वो डेबिट। और टू, एक रिजर्व क्रिएट होता है अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व अकाउंट। ये अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व तभी बनेगा जब आपका क्लोजिंग बैलेंस ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ओपनिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस का मतलब जो प्रोविजन रिक्वायर्ड है आपके ओपनिंग बैलेंस से। ये कैसे काम करता है बताता हूं डियर। देखो, मान लेते हैं आपको आपको एग्जांपल के तौर पे अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस गिवन है, ओपनिंग बैलेंस, ठीक। आपको 100 करोड़ रुपए का ओपनिंग बैलेंस गिवन है। आपने क्या किया, फायर इंश्योरेंस में जो आपने प्रीमियम अर्न किया, प्रीमियम, मान लो आपने प्रीमियम अर्न किया आपका 90 करोड़ रुपीस का, ठीक है, 90 करोड़ का। इस 90 करोड़ में से जो 50 करोड़ है, 50 करोड़, ठीक, नहीं 50 नहीं, इसको ज्यादा लेते हैं। मान लो इस 90 या ज्यादा ले लेते हैं, 900 करोड़ लेते हैं। इस 900 करोड़ में से मान लो आपका 150 करोड़, 150 करोड़ ज्यादा ले लो क्या, 250 ले लेते हैं, 250, 250 करोड़ जो है वो आपका अनएक्सपायर्ड है, मतलब आपका नेक्स्ट ईयर फॉल कर रहा है, मतलब इसकी डेट अगले साल की है डियर। इसका जो क्लेम आपको पे करना है अगले साल पे करना है। अब डियर जो आपने प्रीमियम अर्न किया, फायर इंश्योरेंस के केस में मैंने बताया था 50% का रिजर्व क्रिएट किया जाता है। तो आपको जो क्लोजिंग बैलेंस रिक्वायर्ड है इस 250 करोड़ के अनएक्सपायर्ड जो नेक्स्ट ईयर हो रहा है क्लेम का, जो आपको पे करना है, इसका 50% प्रोविजन आपको बनाना पड़ेगा, जो कि होता है 125 करोड़, ठीक, 125 करोड़। अब आपके पास जो पहले से प्रीमियम पड़ा है वो है आपका 100 करोड़, तो आपको और कितना प्रीमियम बनाना है, तो यहां पे आएगा अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व रिक्वायर्ड, आपका 25 करोड़। आई होप आपको ऊपर वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा कि अगर क्लोजिंग बैलेंस ज्यादा होगा जो रिक्वायर्ड है आपके ओपनिंग बैलेंस से, तो आपको और रिजर्व बनाना पड़ेगा, रेवेन्यू अकाउंट को डेबिट करके टू अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व को क्रेडिट करके, ठीक, टू अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व को क्रेडिट करके। हाँ, अगर ओपनिंग बैलेंस कम हुआ तो ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी, ऊपर वाली एंट्री रिवर्स हो जाएगी अगर आपने यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस आपका पहले से ज्यादा है तो इस एग्जांपल को नोट कर लो एंट्री के साथ। फिर मैं आपको लेके चलता हूं आपके क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 हम करते हैं और समझते हैं आपका ये टॉपिक कैसे काम करता है डियर। प्लीज नोट इट डाउन जल्दी से। ऑल राइट, आई होप आपने इसको नोट कर लिया है, आई होप यू हैव नोटेड इट डाउन। अब आ जाते हैं डियर आपके क्वेश्चन पे, ठीक है, क्वेश्चन पे आ जाओ मेरे साथ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं आपको क्या दिया, आ जाओ पढ़ो। खुश रहो इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड फर्निचर्स यू विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑन 31 मार्च 25, 31 मार्च 2025 को इट हैड अ रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क टू द ट्यून ऑफ 100 करोड़। आपके पास ओपनिंग बैलेंस आपको दिया था 100 करोड़ का। अरे तो मेरा एग्जांपल कॉपी हो गया। ओ सर आप तो झूठ बोल रहे हो, आपने यहां से कॉपी किया। अरे नहीं, सच में मैं नहीं जानता। इट कंप्राइज्ड ऑफ 37.5 करोड़ इन रेस्पेक्ट ऑफ मशीन, ये मरीन है डियर, मशीन नहीं है, मरीन इंश्योरेंस, 50 करोड़ इन रेस्पेक्ट ऑफ फायर इंश्योरेंस एंड 12.5 करोड़ इन रेस्पेक्ट ऑफ मिसलेनियस इंश्योरेंस बिजनेस। ये अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व जो था इसमें आपको मरीन इंश्योरेंस दे रखा है 37.5 मरीन,
फायर इंश्योरेंस दे रखा है 1250 करोड़ और 12.5 है आपका अदर यानी कि मिसलेनियस। तो टोटल आप देखेंगे तो 100 करोड़ का ओपनिंग बैलेंस अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व का आपके पास है। ठीक, आगे आगे। इट इज द प्रैक्टिस ऑफ द खुश रहो इंश्योरेंस कंपनी, इट इज द प्रैक्टिस ऑफ द खुश रहो इंश्योरेंस कंपनी टू क्रिएट रिजर्व एट 100% ऑफ नेट प्रीमियम इनकम इन रेस्पेक्ट ऑफ मरीन इंश्योरेंस। वो कह रहा है मरीन के केस में डियर 100% इंश्योरेंस का प्रीमियम का जो रिजर्व है वो बनाया जाता है। ना भी बताता तब भी हमें पता था कि मरीन इंश्योरेंस में 100% रिजर्व बनता है एंड 50% ऑफ नेट प्रीमियम इन रेस्पेक्ट ऑफ फायर एंड मिसलेनियस इंश्योरेंस बिजनेस। ये भी ना बताता तो भी हमें पता था कि अदर बिजनेसेस में आपका 50% इंश्योरेंस का प्रीमियम का पैसा रिजर्व में डाल दिया जाता है। ठीक, ड्यूरिंग 31 मार्च 26, 31 मार्च 26 को फॉलोइंग बिजनेस वॉज कंडक्टेड, ये बिजनेस कंडक्ट हुआ। पहला पहला इंश्योर्ड प्रीमियम कलेक्टेड फ्रॉम इंश्योर्ड अदर देन इंश्योरेंस कंपनीज इन रेस्पेक्ट ऑफ पॉलिसीज इशूड। तो आपने डियर ये प्रीमियम कलेक्ट किया, कितना प्रीमियम कलेक्ट किया 45, मरीन में फायर में 107.5 और मिसलेनियस में आपका 30 करोड़। ठीक है, अदर इंश्योरेंस कंपनीज इन रेस्पेक्ट ऑफ रिस्क अंडरटेकन, कोई सा भी बिजनेस हो आपको क्या करना है डियर, आपको क्या करना है यहां पे टोटल उठा लेना है तीनों का प्लस करके। भैया टोटल बिजनेस देखो कितना कंडक्ट हुआ, प्रीमियम पेड पेबल टू अदर इंश्योरेंस कंपनीज ऑन बिजनेस सीडेड, ये वो प्रीमियम है जो अदर कंपनीज को ट्रांसफर हो जाएगा, बट उससे कोई मतलब नहीं है। आपको क्या करना है, टोटल बिजनेस कंडक्टेड लेना है यहां पे। ठीक, जो मरीन इंश्योरेंस आएगा डियर उसका 100% प्रोविजन बनेगा और जो आपके ये दोनों बिजनेस आएंगे इनके 50-50% आपके रिजर्व बन जाएंगे क्लोजिंग बैलेंस निकालने के लिए। खुश रहो इंश्योरेंस कंपनी रिक्वायर्स यू टू आस्क यू टू पास जनरल एंट्रीज रिलेटिंग टू अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व, आपको एंट्री पास करनी है। एक बात ध्यान रखना, जो आपका क्या बोलते हैं अगर किसी का ओपनिंग बैलेंस ज्यादा आता है तो एंट्री रिवर्स होती है, लेकिन अगर क्लोजिंग बैलेंस ज्यादा है तो एंट्री रेवेन्यू अकाउंट डेबिट टू अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व ही होगी। तो हो सकता है अलग अलग बिजनेस में अलग अलग एंट्री पास करनी पड़ जाए। ठीक, शो इन कॉलमर फॉर्म अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026। आपको एक अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व का अकाउंट भी बना के दिखाना है डियर। तो ये अकाउंट कैसे बनेगा, मेरे साथ एक काम करो, सबसे पहले आप कैलकुलेशन पे आ जाओ, मैं सारी कैलकुलेशन आपको जो है करके यहां पे दिखाऊंगा। ठीक है, एक बार इसको थोड़ा सा यहां से हटा देता हूं, सारी कैलकुलेशन मैं आपको यहां पे करके दिखाऊंगा, सारी कैलकुलेशन। हाँ जी, तो लिखो यहां पे सबसे पहले मेरे साथ वर्किंग नोट, वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ रिक्वायर्ड बैलेंस ऑफ अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व, यानी कि आपको कितना बैलेंस चाहिए अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व में तीनों बिजनेसेस के केस में। ठीक है, तो डियर सबसे पहला बिजनेस था आपका, आपका कौन सा बिजनेस है यहां पे, मरीन इंश्योरेंस। तो 45, 17.5, 16.75 तीनों को प्लस कर दो, तीनों को यहां पे प्लस कर दो, तीनों को यहां पे क्या करो प्लस कर दो। पहला बिजनेस है आपका मरीन इंश्योरेंस, मरीन के केस में 45 प्लस 17.5 प्लस 16.5, ये जो भी आएगा इसका 100% रिजर्व आपको क्रिएट करना है जो बैलेंस आपको चाहिए। तो ये निकल के आएगा आपका, अच्छा इसमें एक चीज मैं आपको बताना भूल गया डियर, एक चीज मैं बताना भूल गया, मैंने शायद आपको तीनों प्लस करने के लिए कह दिया था। यहां पे जो अदर प्रीमियम आपको अदर कंपनीज को देने हैं ये एक्चुअली में री इंश्योरेंस है, और री इंश्योरेंस ये यहां पे माइनस होगा क्योंकि डियर री इंश्योरेंस का बिजनेस आपको रिसीव नहीं होता, तो इसका रिजर्व भी आपको क्रिएट नहीं करना।
यहां पे आपको यहां पे जो री इंश्योरेंस का बिजनेस है, प्रीमियम पे टू अदर इंश्योरेंस कंपनीज, ये री इंश्योरेंस यहां से माइनस हो जाएगा। तो जो भी बैलेंस निकल के आएगा उसका 100% और उसका 50-50% आपको क्रिएट कर देना है। ठीक है, तो 45 प्लस 17.5 माइनस 16.5 यहां पे किया जाएगा। यहां पे कैलकुलेट करो मेरे साथ, कहां गया मरीन इंश्योरेंस, ये रहा, लिखो यहां पे मरीन इंश्योरेंस। मरीन के केस में 45 प्लस 17.5 और माइनस कर दिया जाएगा यहां से री इंश्योरेंस वाला केस 16.5। इसका 100% प्रोविजन यहां पे आप क्रिएट कर देंगे। 45 प्लस 17.5 माइनस आपका 16.5, तो ये निकल के आ रहा है आपका 46। 46 आ रहा है में 16.5 था कि कितना था, 75 है डियर, 75 है, सॉरी, ये 16.75 है। तो 45 प्लस 17.5 माइनस 16.75, तो ये निकल के आ रहा है आपका 45.75। ये आ गया आपका मरीन इंश्योरेंस। दूसरा बिजनेस है आपका फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस के केस में आपको दिया हुआ है 107.5 प्लस 12.5 माइनस 10.5। ठीक, तो यहां पे डियर लिखो, यहां पे लिखो फायर इंश्योरेंस के केस में आपका 107.5 प्लस 12.5 और माइनस आपका 10.75। 107.5 प्लस 12.5 माइनस 10.75, इसका 50% आपको रिजर्व क्रिएट करना है। अदर बिजनेस के केस में 50% होता है। निकाल लो कितना आ रहा है, ये आ रहा है डियर आपका 54.625। ठीक, अब आपके मिसलेनियस बिजनेस का भी ऐसे ही निकाल लो। मिसलेनियस मिसलेनियस बिजनेस के केस में आपका 30, 10 और 17.5, 30 प्लस 10 माइनस 17.5 इंटू 50%, 30 प्लस 10 प्लस माइनस आपका 17.5, तो ये निकल के आ रहा है 22.5 इंटू 50%, 11.25 आपका अनएक्सपायर्ड रिजर्व का क्लोजिंग बैलेंस आ गया है। ठीक है, अब यहां पे डियर ध्यान देना, यहां पे आपको एक तो एंट्री पास करनी है और दूसरा आपको एंट्री के साथ अकाउंट भी बनाना है अनएक्सपायर्ड रिजर्व का। तो पहले मैं आपको अकाउंट बना के दिखा देता हूं अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व का। अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व अकाउंट एंट्री हम पास कर लेंगे। एंट्री इन तीनों अमाउंट से पास होने वाली है। एंट्री आपकी तीनों अमाउंट को चेक करके पास होगी, क्लोजिंग बैलेंस ज्यादा है कि ओपनिंग ज्यादा है। ठीक है, तो अकाउंट बनाते हैं कॉलमर फॉर्म में। कॉलमर फॉर्म का मतलब होता है यहां पे तीनों कॉलम आएंगे डियर। पहला आपका मरीन, दूसरा आपका फायर और तीसरा आपका मिसलेनियस। यहां पे फिर से आपका मरीन, फायर और आपका मिसलेनियस। ये आप जानते हो एक लायबिलिटी नेचर का अकाउंट है, तो इसका ओपनिंग बैलेंस आपकी क्रेडिट साइड में आएगा डियर। ये लायबिलिटी नेचर का अकाउंट है, क्रेडिट साइड में ओपन होगा, डेबिट साइड में खत्म होगा। सबसे पहले आएगा इसमें आपका ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बीडी, ये 2025 का बैलेंस आएगा। ये आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। ठीक, कितना गिवन है एक बार चेक कर लेते हैं। यहां पे 37.5 मरीन का है, 50 आपके फायर का है और 12.5 आपके मिसलेनियस का है। ठीक, तो यहां पे लिख दो आपके 37.5, 50 और 12.5, ये आपके ओपनिंग बैलेंस आ गया। अब जो रिजर्व आपको डियर क्रिएट करना है, ध्यान देना, क्रिएट करना है, वो यहां पे आएगा रेवेन्यू अकाउंट के नाम से, बाय रेवेन्यू अकाउंट जो क्रिएट करना है। लेकिन हमें नहीं पता कितना क्रिएट करना है, क्योंकि हमें पहले आपको यहां पे चेक करना पड़ेगा कि इसका क्लोजिंग बैलेंस कितना आपको रिक्वायर्ड है, और वो क्लोजिंग बैलेंस आप ऑलरेडी निकाल चुके हो ऊपर से। ठीक, तो यहां पे सबसे पहले लिख दो टू बैलेंस सीडी।
आपके डेबिट साइड में आ जाएगा बैलेंस सीडी, ये 45.75 यहां पे आ जाएगा, 45.75, ऐसे ही 54.62 यहां पे आएगा और 11.25 यहां आ जाएगा। अब आप कंपेयर करो डेबिट साइड ज्यादा है कि क्रेडिट साइड। तो डियर आपका यहां पे जो मरीन इंश्योरेंस है, मरीन इंश्योरेंस, इसमें ओपनिंग बैलेंस आपका ज्यादा है। तो डियर ओपनिंग सॉरी कम है और क्लोजिंग ज्यादा है, तो आपको और इसका रिजर्व बनाना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। तो एंट्री पास होती है रेवेन्यू अकाउंट डेबिट टू अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व। तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा आपका रेवेन्यू अकाउंट, बाय रेवेन्यू अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। यहां पे बैलेंस निकाल दो, 45.75 में से माइनस कर दो 37.5 को, तो एंट्री आपकी आएगी 8.25 करोड़ के अकाउंट से, ये आपकी एंट्री आएगी। ठीक है, यहां पे टोटल हो जाएगा 45.75, 45.75। यहां पे डियर इसका भी क्लोजिंग बैलेंस ज्यादा है, 54.62, 54.62, तो 4.62 करोड़ का बैलेंस जो है यहां पे आ जाएगा। ठीक है, ये भी आपकी एंट्री आएगी रेवेन्यू अकाउंट डेबिट करके। लेकिन डियर आपके मिसलेनियस बिजनेस के केस में आपका ओपनिंग बैलेंस ज्यादा आ रहा है, 12.5, 12.5, इसमें एंट्री रिवर्स आएगी टू रेवेन्यू अकाउंट, टू रेवेन्यू अकाउंट, आपका बैलेंसिंग फिगर डैश डैश, और आपका 12.5 में से 11.25 माइनस कर दो, ये 1.25 करोड़ का बैलेंस आपके उल्टी एंट्री में आएगा। अब एक बार एंट्री में आपको पास करके दिखा देता हूं, फिर आप उसको नोट कर लेना डियर। यहां पे एंट्री में आपको पास करके दिखा रहा हूं, ठीक है, इसी अकाउंट से एंट्री पास हो जाएगी। सबसे पहली एंट्री ये मरीन इंश्योरेंस की, पहला मरीन रेवेन्यू अकाउंट डेबिट 8.25 टू अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व अकाउंट 8.25, और डियर नरेशन के अंदर आएगा आपका एक्सेस ऑफ क्लोजिंग प्रोविजन ओवर ओपनिंग चार्ज टू रेवेन्यू अकाउंट, चार्ज टू रेवेन्यू अकाउंट, ये आपकी पहली एंट्री थी। दूसरी एंट्री में यहां पे पास करता हूं आपके फायर इंश्योरेंस के अकाउंट की, तो यहां आ जाएगा फायर रेवेन्यू अकाउंट डेबिट आपका 4.625 टू अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व अकाउंट। मैं थोड़ा सा यहां पे डियर गायब हो जाता हूं ताकि आपको सब कुछ दिखाई दे। 4.625 नरेशन यहां पे सेम रहेगी, ये वाली। तीसरी एंट्री, थर्ड एंट्री डियर आपकी मिसलेनियस के केस में उल्टी एंट्री पास होगी, मिसलेनियस रेवेन्यू अकाउंट, यहां पे अनएक्सपायर्ड रिजर्व डेबिट होगा, कम करेंगे उसको, और टू मिसलेनियस रेवेन्यू अकाउंट को क्रेडिट। तो अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व अकाउंट डेबिट और टू मिसलेनियस रेवेन्यू अकाउंट, एंट्री में अमाउंट आएगा 1.25, 1.25, और यहां पे जब आप नरेशन लिखोगे डियर, तो यहां पे एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग की जगह ओपनिंग ओवर क्लोजिंग कर देना। बाकी सारी चीजें यहां पे डियर आपकी सेम रहेंगी। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन, मैं आपको टाइम दे देता हूं उसको लिखने का। एक बार वीडियो पॉज करो और उसको प्लीज नोट डाउन करो जल्दी से। ठीक है, फिर एंट्री आप इसके बाद लिख लेना। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।
ऑल राइट डियर। अब एक बार ये वाला पार्ट नोट डाउन कर लो, एंट्री वाला, प्लीज नोट इट डाउन। डन। ऑल राइट डियर, तो यहां पे खत्म होता है आपका अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व का टॉपिक। क्लोजिंग बैलेंस आपको मैच करना होता है ओपनिंग से, और जो आपका री इंश्योरेंस वाला बिजनेस है उसका प्रीमियम आपको माइनस करके आपको अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व निकालना होता है डियर। तो ये थे आपके प्रैक्टिकल टॉपिक्स आज वाले। नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे आपके बाकी बचे हुए टॉपिक्स, प्रीमियम से लेके आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।